माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे। कल हमने जो बेसिक ग्रामर की जो सीरीज़ शुरुआत करी हुई है उसका कल फर्स्ट डे था, आज है डे 2। और फर्स्ट डे में हमने स्टडी करी थी, यानी हमने ग्रामर के बेसिक्स को उठाया हुआ है, शुरुआत से ग्रामर को उठाया हुआ है कि कहाँ से ग्रामर की शुरुआत होती है, कहाँ से व्याकरण हम शुरू करते हैं। कल हमने देखा कि व्हाट इज़ एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, कि ग्रामर की डेफिनेशन क्या है। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि ग्रामर की डेफिनेशन क्या रही, लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होता है। इन सब को देखने के बाद हम सीधे वर्ड्स के जब कॉम्बिनेशन किया, उन्हें कनेक्ट किया, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन किया। सेंटेंस भी हमने देखा कि डिफरेंट तरीके के सेंटेंस आता है। सेंटेंस में हमने देखा कि हर एक सेंटेंस एक डिफरेंट फीचर अपने पास रखता है। जैसे कल हमने पढ़ा कि असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इन प्रीवियस लेक्चर we tried to understand it, and easily I think if you have watched that video, easily you can identify this particular sentence is assertive sentence. And after that हमने हर सेंटेंस पे वर्कआउट किया, assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory sentences पे वर्कआउट किया। अब आप सेंटेंसेस को ही जब हमने पढ़ा था, तो आज हम उसी में देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, क्योंकि जो सेंटेंस होता है उसके अपने पार्ट्स होते हैं, सेंटेंसेस के भी पार्ट्स होते हैं। मतलब ये हुआ कि कोई सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो उसके कितने पार्ट होते हैं। अब जैसे अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ लिख दूं, राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट। अब right now we have this sentence and we have to identify how many parts of this sentence। तो हम यहाँ पर अभी तो आपको बस लगेगा कि कैसे बता देना, बट आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ से एक पोर्शन यहाँ कवर होगा और एक इधर से पोर्शन बनेगा। इस पर्टिकुलर को क्या बोलेंगे और इस पर्टिकुलर को क्या बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों में आप में से आता होगा, बट पहले भी मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ कि मैं बेसिक से बता रहा हूँ। दोज who don't have knowledge in basic ना, तो उन्हें बेसिक में अगर नॉलेज नहीं है तो उनको समझना चाहिए, उनके लिए मैं स्पेशली। तो यहाँ पे इसको सब्जेक्ट कहा गया और दूसरे को प्रेडिकेट कहा गया। दूसरा प्रेडिकेट पार्ट हुआ। अब वही चीज़ हमने यहाँ समझाया कि किसी भी सेंटेंस को अगर आप उठाइए, एनी सेंटेंस इफ यू पिक, तो क्या मिलेगा, टू पार्ट ऑफ दैट। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये दो पार्ट किसी सेंटेंस के, अब सेंटेंस है इसके दो पार्ट निकल के बाहर आ गए। एक का नाम कहा गया सब्जेक्ट है और दूसरे को कहा गया कि ये प्रेडिकेट है। आज हम इन्हीं चीज़ों पर वर्कआउट करेंगे, खास करके इस पर वर्कआउट करेंगे, क्योंकि अगर सब्जेक्ट समझ में आ गया तो समझिए इंग्लिश की शुरुआत हो गई, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अभी तो आप इतना समझिए कि जैसे जैसे आप ग्रामर आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आपको एहसास होगा कि इसी सब्जेक्ट की वजह से कितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लोगों को मार्क्स नहीं मिल पाते, बिकॉज वो सब्जेक्ट ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, वो कर ही नहीं पाते। और जब सब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो आप खुद सोचिए कि उनके साथ वो कैसा वर्ब यूज़ करते होंगे। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, अगर लिखा है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप सोचेंगे कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लूरल है, ठीक है। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट और एक तरफ लिखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप जरा सोचिए कि इन दोनों सेंटेंस में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको लगेगा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ पर्टिकुलर अ, तो आपको लगेगा आ या ए।
ईद का मतलब एक होता है, तो उठा करके हम यहाँ पे इस कर दें, तो आप जैसे ही इस करेंगे ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो गया? क्योंकि अब इसका एक रीज़न है, क्योंकि इंडेफिनेट पार्ट है, आर्टिकल का इंडेफिनेट पार्ट है, तो जो नंबर कन्फर्म ही नहीं, इंडेफिनेट है, उसको यहाँ प्लूरल कर दिया गया। तो ये तो एक अलग इशू है, वो एक अलग मुद्दा है, अलग बताएंगे आपको। लेकिन अब आप समझिए कि सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का कितना क्रूशियल पार्ट होता है। टुडे वी आर गोइंग टू हैव दिस ब्यूटीफुल डिस्कशन ऑन सब्जेक्ट। तो आप देखेंगे कि हम जब सेंटेंस को यहाँ पर दो पार्ट में पा चुके हैं, फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को समझते हैं कि व्हाट सब्जेक्ट इज। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। और इंग्लिश में एक और इसका नाम है जिसको कहते हैं डूअर। डूअर माने डू से बना, यानी करने वाला। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी एक्शन को करता है। जैसे राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, तो पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हूँ। आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है। यानी कोई भी एक्शन करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट काम ही नहीं करता। जैसे अगर आप देखें तो सब्जेक्ट काम ही नहीं करता, वहां पर यह देखा जाता है किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर मान लीजिए यहां पर लिखा है आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, तो यहां पर जाने का काम कौन कर रहा है? जाने का काम कौन कर रहा है? आई। तो आप कहते हैं कि सर ये तो सजाने का काम कर रहा है, सब्जेक्ट है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये काम कर रहा है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर वर्ड इज फंक्शनिंग हियर। यानी आई जो है वो मार्केट जाने का काम करता है। तो ये तो आपने कहा कि डूअर है, जाने का काम कर रहा है। लेकिन अब यही ये लिखा है कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। यहां पर मैं कौन सा काम कर रहा हूं? कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक्शन ही नहीं है। तो आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, बट आई एम नॉट फंक्शनिंग, आई एम नॉट वर्किंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। तो यहां पर भी तो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करता है। या फिर आप देखिए टीचर कौन है? टीचर कौन है? आई। जिसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है? अब टीचर के बारे में नहीं बात हो रही, मैं हूं तब टीचर के बारे में बात हो रही है। यू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट की इसलिए बात हुई क्योंकि आप हैं, समझे आप? तो कहने का मतलब हुआ कि जब कभी एक्शन है ना, एक्शन हो रहा है, तो एक्शन को करने वाला कौन है? जो एक्शन को करने वाला होगा या जिसके बारे में बातचीत होगी। जैसे अगर कोई पूछे कि आई एम अ टीचर, तो यहाँ आई के बारे में बात हो रही है कि वो टीचर है। जैसे ही इज अ टीचर, तो वो टीचर है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट होगी। समझे आप? अब यहाँ पे अगर कोई कहे आई गो टू मार्केट, तो यहाँ जाने का काम कौन किया? आई ने किया। तो ये भी आप समझिए कि ये फंक्शन कर रहा है। तो सब्जेक्ट को फाइंड आउट, अब देखा आपने कि सब्जेक्ट द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी कैन स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं, जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हैं, उसको उसके नेम को फाइंड आउट करता है। और सब्जेक्ट फाइंड आउट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसमें वर्ब में हु लगा के पूछिए। अब जैसे आप देखिए यहां पे वर्ब में लगाइए हु गोज टू मार्केट, कौन मार्केट जाता है? तो आंसर मिलेगा आई। यहां पूछे तो यहां पे हु इज अ टीचर, हु इज अ टीचर, टीचर कौन है? आई। तो इफ यू आर जस्ट यूजिंग हु विद द वर्ब, in return of that what you get, that is subject। अब जैसे कोई आपसे कहता है कि राकेश क्रिकेट खेलता है, तो आप पूछिए हु प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है? पता चला राकेश खेलता है। इट्स अ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट। बट ये अगर कंसेप्ट अगर आप नहीं यूज कर रहे तो आपको दिक्कत तो बनती जाएगी।
बनती जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो आपका डूअर है या तो उसके बारे में बातचीत चल रही है। एंड वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, वेरी सिंपल वर्ड WHO, हु। जस्ट यू हैव टू यूज हु विद वर्ब। आप वर्ब के साथ यूज करिए, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी। अब जैसे मान लीजिए कई सेंटेंस लिखा है माय मदर कुक्स फूड, माय मदर कुक्स फूड। तो आप पूछिए हु कुक्स फूड, हु कुक्स फूड। अब आप समझ रहे हैं, तो आंसर मिला मदर। ठीक है। अब आप सोच रहे हैं माय क्वालिफायर है, अभी इसी पे डिस्कशन होगा। क्योंकि जब किसी सेंटेंस को जब हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हिस्सा सब्जेक्ट का बनेगा और दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट का बनेगा। अभी आज हम डिस्कशन सिर्फ इस वाले हिस्से में करेंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे सब्जेक्ट वाले। सेंटेंस के दो पार्ट बाहर आए, एक तो बना सब्जेक्ट और दूसरा बना प्रेडिकेट। आज डिस्कशन किस पे चल रहा है? सब्जेक्ट पे। और सब्जेक्ट पे इस लेवल का डिस्कशन आज मैं करूंगा कि आपको हमेशा के लिए सब्जेक्ट क्लियर कंसेप्ट, सब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो अब आप देखिए, यहां पर हमने दिखाया कि सब्जेक्ट ये हो गया। जैसे मोहन रीड्स बुक, तो आप वेरी सिंपल क्या लगाएं? हु रीड्स बुक, अ बुक। हु रीड्स अ बुक, तो आंसर मिलेगा कौन? मोहन। तो यहां पे पता चला कि वो सब्जेक्ट क्या निकल के आया? मोहन निकल के आया। ठीक है। टू फाइंड आउट सब्जेक्ट वी यूज हु विद द वर्ब, सॉरी वी यूज हु विद द वर्ब। जैसे हु रीड्स बुक, किताब पढ़ता कौन है। इसी तरीके से प्रेडिकेट, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि सब्जेक्ट के बारे में जो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में बात बताता है। अब सब्जेक्ट के बारे में मतलब, जैसे अब देखिए समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब जैसे यहां देखिए क्या कह रहा कि अब यहां पे टीचर कौन है? आई। ठीक है। तो यहां पर वो हिस्सा आया, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब यहां पे प्रेडिकेट बाहर फिल्टर होके बाहर आ गया, तो सब्जेक्ट के बारे में भी बात होती है। ठीक है। तो सब्जेक्ट कभी कभी काम नहीं करता है। जैसे आपने पढ़ा कि आई एम अ टीचर, तो यहां पर जो आई है वो सब्जेक्ट बना, क्योंकि टीचर कौन है? आई। इसी तरीके से आई टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश मैं कौन सा काम करता हूं? पढ़ाने का। तो आई कौन सा फंक्शन करता है? टीचिंग का। टीचिंग कौन करता है? आई। तो यहां पे सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट समझ में आया, प्रेडिकेट। अब यहां इसको देखते हैं, मोहन रीड्स अ बुक। तो यहां पे रीड्स अ बुक, तो ये आपको दो पार्ट समझ में। किसी भी सेंटेंस के कितने पार्ट्स हुए? दो पार्ट हुए। फर्स्ट पार्ट, नेम ऑफ दैट फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट फिर से डिस्कशन कर लीजिए, सब्जेक्ट क्या है? जो फंक्शन करता है, सीधी सी बात। और दूसरा ये हुआ कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट यू हैव टू डू। जस्ट यू हैव टू डू ओनली सिंगल थिंग, जस्ट यू हैव टू यूज WHO, हु विद वर्ब। वर्ब में आप WHO यानी हु यूज करिए, जो भी आंसर मिलेगा आपको वो कहेगा ये आपका सब्जेक्ट है। गॉट इट? अब ये चीज आ गया, आगे देखते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। ये अगर आप अभी से बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं तो आई जस्ट डू दिस प्रॉमिस बिफोर यू, आई प्रॉमिस बिफोर यू माय डियर लर्नर्स, कि अगर आप अभी से फोकस कर रहे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सब्जेक्ट पे इतना बड़ा डिस्कशन क्यों हो रहा है? बिकॉज व्हेन यू मूव, तो जब आप मूव करेंगे, व्हेन यू क्वालिफाई 12th, व्हेन यू क्वालिफाई ग्रेजुएशन, नो डाउट वन डे यू विल सिट इन द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन और प्राइवेट एग्जाम्स। तो जो भी एग्जाम्स होंगे उन एग्जाम में जब आप बैठेंगे ना, तो नो डाउट यू आर गोइंग टू गेट इन फ्यूचर दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं
जहां पर देयर यू विल हैव टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, एंड एज सून एज यू फाइंड आउट दैट सब्जेक्ट इजिली यू कैन सर्व वर्ब। अब सोचिए अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता तो आप कौन सा वर्ब करेंगे? अगर आपको सब्जेक्ट ही नहीं पता तो आप कैसे काम करेंगे? तो ये गलतियां होंगी तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। और लोग कहते हैं कि बहुत स्केयर करो, कोई हुआ नहीं है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप नहीं जाएंगे, समझेंगे नहीं, तो हुआ तो है ही वो। क्योंकि हर एक जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी उसके टॉपिक्स हैं, आपस में इंटर रिलेटेड है। अब आप यहीं से देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट क्लियर तो कई क्वेश्चंस कंपटीशन में आपके क्लियर हो जाते हैं। और कंपटीशन के भी क्वेश्चंस आगे चल के रखे जाएंगे, बट अभी आप बेसिक्स से आगे बढ़िए। जैसे जैसे बेसिक्स क्लियर होती जाएगी, अपने आप इंग्लिश एडवांस लेवल पे चली जाएगी। तो अभी तो आप इसमें सब्जेक्ट पे वर्कआउट करिए, और अगर आप सब्जेक्ट फाइंड आउट कर ले रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि अब कितना आसान होता जाएगा इंग्लिश सीखना आपके लिए। तो सब्जेक्ट एक हिस्सा बना, एक हिस्सा प्रेडिकेट पर। प्रेडिकेट पे डिस्कशन बाद में होगा। राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू वर्क ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी पता कर लिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है ना कि सब्जेक्ट यूजुअली जनरली कम्स फर्स्ट बिफोर द प्रेडिकेट। लेकिन अब देखिए, कम्स फर्स्ट ज़्यादातर आप देखते होंगे कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो शुरुआत में आता है। जितने भी देखिए आप, माई मदर कुक्स फूड, तो ये जो प्रेडिकेट है इसमें हमने देखा सबसे पहले सब्जेक्ट आया। आई एम अ टीचर, यहाँ पर आपने देखा एम के पहले क्या है? आई। यहाँ आपने पढ़ा आई गो टू, तो यहाँ गो के पहले आई। वट आर यू गेटिंग इन दिस सेंटेंसेस? यू आर गेटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर गेटिंग सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट। यही तो हो रहा है, ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट पहले आ रहा है। लेकिन इसका कह रहा है कि बट ओकेजनली द पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, ठीक है, हियर। अब जैसे क्या होता है कि बट ओकेजनली इट कम्स, बट ओकेजनली इट इज द पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। अब समझिए, कभी कभी ये भी होता है कि वो प्रेडिकेट का पार्ट बन जाता है, बट एक्चुअली खोजेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि जिसमें आपका सब्जेक्ट जहां आना है वहां नहीं आ रहा है। एंड वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल आई एम जस्ट गोइंग टू सर्व बिफोर यू, एंड दिस एग्जांपल, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन, किसमें? टीचर्स के एग्जाम में आया था, खास करके प्राइमरी टीचर के एग्जाम में। और मैं वही क्वेश्चन ही आपके सामने रख देता हूं। लिखा है, और ये क्वेश्चन रेन एंड मार्टिन का उठाया गया था। उसमें लिखा था ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। देखिए आप, ऑन द टॉप ऑफ द हिल देयर लिव्स अ हर्मिट। अब जरा सोचिए, यहां पर सबसे शुरुआत में क्या आया? ये वाला हिस्सा आया। तो अभी तक आप देख रहे हैं बार बार सब्जेक्ट कहां आ रहा है? पहले आ रहा है। लेकिन अब देखिए, ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स लिव्स अ हर्मिट। अब आप देखिए, यहां पर लिव्स वर्ब है, रहने का काम कौन कर रहा है? हर्मिट। ये हिस्सा तो सबसे बड़े, चाहे कहीं भी दे दे, कहीं भी उस कर दे, बस आपको बस इतना देखना है कि बस आप हु लगा के पूछ लो, हु लिव्स अ हर्मिट, संत साधु। तो हु लिव्स हर्मिट। अब जिसने सोचा होगा कि केवल सब्जेक्ट पहले ही आता है तो वो तो गया, क्योंकि यूजुअली सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, लेकिन कभी कभी वो प्रेडिकेट का पार्ट बन जाता है। जैसे अब देखिए, जहां से वर्ब शुरू होती है वहीं से प्रेडिकेट आ जाता है। जब आपको प्रेडिकेट, अभी आपने देखा कि आपके सेंटेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किए? 2। तो जहां पे आपका ये हिस्सा वर्ब शुरू होता है वहीं से प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। अब वर्ब भी पहचानना आ जाएगा अभी आपको, लेकिन पहले आप सब्जेक्ट पे काम कर लीजिए। तो हु लगा के पूछा वर्ब में तो आपको सब्जेक्ट मिल गया। तो कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट को पीछे मूव करा दिया जाता है और ज्यादातर सब्जेक्ट पहले आता है। अब जैसे एक एग्जांपल यहां लिखा हुआ है, हियर कम्स द बस। ध्यान से देखिए इसको, हियर कम्स द बस, मतलब द बस कम्स हियर। देख रहे हैं आप, हियर कम्स द बस। कम्स किसकी वजह से कम्स आया? द बस की वजह से। और ये हुआ आपका
द बस कम्स हियर। लेकिन समटाइम्स यू फाइंड, कभी कभी आपको मिलता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट का पार्ट बन जाता है, यानी कम्स यानी वर्ब है और वर्ब के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट है। तो वर्ब के बाद आने वाले हिस्से को प्रेडिकेट कहा जाता है। तो द बस यहां पर प्रेडिकेट का पार्ट बन के बैठा हुआ है, बट एक्चुअली में क्या है, सब्जेक्ट है। पूछ लीजिए हु कम्स, कौन आता है, व्हाट कम्स क्या आता है, तो पता चलेगा बस। समझ रहे हैं? तो व्हाट कम्स बस। तो व्हाट नॉन लिविंग के बारे में बात करता है, किसके बारे में, नॉन लिविंग के बारे में। और हु लिविंग बीइंग के बारे में बात करता है। समझे आप? तो कहने का मतलब आप व्हाट लगाएंगे तो नॉन लिविंग जैसा सब्जेक्ट बाहर आ जाएगा। जैसे यहां पर आने का काम कर, द बस कम्स हियर, तो अगर आप हु लगाएंगे हु कम्स, तो बस गलत है। क्योंकि हु क्यों गलत है, क्योंकि हु सब्जेक्टिव में नॉमिनेटिव, मतलब वो ह्यूमन बीइंग के लिए ले जा रहा है। तो यहां पर व्हाट कम्स, द बस कम्स। अब जैसे देखिए, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी परेशानी का जो फल होता है वो मीठा होता है। तो यहां पर देखिए यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट, लेकिन लिखा कैसे गया है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। आर क्या है, वर्ब है, आर क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद आने वाला हिस्सा प्रेडिकेट का पार्ट बन गया। जबकि यहां पर यही प्रेडिकेट का पार्ट क्या क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सम टाइम दिस हैपेंस, क्या होता है कि आप जो है ना उसे देखते हैं कि ये पहले ना आकर के बाद में आ जाता है और वो प्रेडिकेट का पार्ट बन जाता है, क्योंकि वो वर्ब के बाद में आ जाता है। ऐसे केस में जब सब्जेक्ट इस तरीके से हो और वर्ब बाद में पहले आए सब्जेक्ट हो, तो एक पूरा टॉपिक है, इसको कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि वर्ब पहले रखा जाता है और सब्जेक्ट को पीछे पुश कर दिया जाता है। जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप देखेंगे उन सब में आप देखते हैं ना कि वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। ऐसे नेवर से शुरू होने वाले हैं, एवर से शुरू होने वाले बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं, एक पूरा चैप्टर है। लेटर ऑन वी विल हैव अ गुड डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक कि इन्वर्जन क्या है, इन्वर्जन कैसे काम करता है। तो यहाँ पर इन्वर्जन ही हुआ है, यहाँ पर वर्ब पहले रख दिया गया, किसके, सब्जेक्ट के, इन दोनों सेंटेंसेस में। तो ऐसे केस में जब वर्ब पहले आ जाए और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है तो वो इन्वर्जन केस कहलाता है। फिलहाल अभी तक हमने डिस्कशन किया सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट के, अब सब्जेक्ट जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो छोटा सा दिखने में SUBJECT सब्जेक्ट छोटा सा दिखता है और उसे आप वर्ड और हु से फाइंड आउट कर भी लेते हैं, स्माइल कम्स ऑन योर फेस व्हेन यू डिस्कवर्स इट। बट एक्चुअली होता क्या है ना कि उसके बाद भी देखिए सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है। जब आप कंपटीशन में उतरेंगे, यानी मैंने कहा ना कि बेसिक से क्लियर करिए, फिर आपको पता चलेगा कंपटीशन कैसे क्वालिफाई। कंपटीशन ऐसे नहीं, उसे क्वालिफाई करने के लिए बेसिक से आप बढ़िए, देखिए क्लियर हो जाएगा। जैसे अब आपको यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पे अगर हम चले तो सब्जेक्ट के पार्ट्स पे वर्कआउट करेंगे। किसके पार्ट्स पे वर्कआउट करेंगे, सब्जेक्ट के पार्ट पे वर्कआउट करेंगे। सब्जेक्ट के भी अपने पार्ट्स हैं, सोचिए आप, सब्जेक्ट के भी अपने पार्ट्स हैं। अब आप सोचिए कि जब सब्जेक्ट आता है तो इसका अगर नॉर्मली देखा जाए तो सब्जेक्ट के जो पार्ट आएंगे वो आपके, पहला है क्वालिफायर और दूसरा है हेड वर्ड। अगर केवल दो ही वर्ड आ रहे हैं, सब्जेक्ट में केवल दो ही वर्ड आ रहे हैं, तो आप समझिए कि एक क्वालिफायर होगा और एक क्या होगा, हेड वर्ड होगा। अब जैसे केवल सिंगल सब्जेक्ट अगर आएगा, सिंगल, तो उसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब चलेगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्वालिफायर अगर देखेंगे तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। एक पार्ट आएगा डिटर्मिनर का, दूसरा आएगा एडजेक्टिव का और तीसरा आएगा एडजेक्टिव फ्रेज का। इस पे भी बढ़िया डिस्कशन है। फिलहाल अभी आपको दिखाते हैं कि कभी कभी सब्जेक्ट की शुरुआत सिर्फ इससे होती है, सिर्फ इससे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ नीचे लिखा हुआ, जैसे लिखा है मोहन रन्स। आपने देखा सब्जेक्ट के हिस्से में केवल कौन आया, सिर्फ एक, सिर्फ एक, और ये बनेगा हेडवर्ड। क्या बनेगा, इसी मोहन को क्या बोलेंगे,
हेड वर्ड। क्या बोलेंगे? हेड वर्ड बोलेंगे। इसी तरीके से सीता सिंग्स, फिर से सीता क्या बनेंगे? हेड वर्ड यानी मेन वर्ड। इसी तरीके से यहां पे देखिए आई गो, तो आई क्या बना? हेड वर्ड बना। दे हेड वर्ड बना। जब सब्जेक्ट में केवल एक ही वर्ड हो तो दैट पर्टिकुलर वर्ड इज कॉल्ड हेड वर्ड यानी मेन वर्ड वही है आपका। अगर एक ही आ रहा है तो देख रहे हैं सब्जेक्ट का पहला पार्ट फिल्टर होके बाहर आ गया। अब बाय द वे सब्जेक्ट के दो पार्ट आएंगे, तो एक बनेगा क्वालिफायर, दूसरा बनेगा हेड वर्ड। इसको भी देख लेते हैं हम कि टेबल 2 पे जाते हैं। टेबल 2 पे जब जाएंगे तो यहां पर देखेंगे कि इसमें कितने आ रहे हैं? इसमें आपके आ रहे हैं 2। जैसे देखिए एक अ बॉय रन्स, तो यहां पर देखिए कितने हो गए? 1 2 देख रहे हैं आप। और यहीं से ये प्रेडिकेट का पार्ट चल रहा है, तो प्रेडिकेट के पार्ट के पहले कितने वर्ड्स हैं? 1 2। तो अब इसमें 1 क्वालिफायर होगा जो क्वालिफाई करेगा किसको? बॉय को। तो बॉय बन गया हेड वर्ड और ये क्वालिफायर बना। द बन गया क्वालिफायर, सन बन गया हेड वर्ड। इसीलिए तभी पे कुछ देर पहले मैंने एक वर्ड लिखा था ना, माय मदर, माय मदर। तो यहां पर माय जो है ना क्या था? 2 सेंटेंस से बना माय मदर यहां पर। तो ये हेड वर्ड है और ये आपका क्वालिफायर है। तो क्वालिफायर अगर 2 है तो एक तो क्वालिफायर है, दूसरा हेड वर्ड है। द सन, यहां पर ये सन क्या है? हेड वर्ड है। द क्या है? क्वालिफायर है। इसी तरीके से आगे बढ़िए, बॉयज हेड वर्ड है, क्योंकि देखिए सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होगा? हेड वर्ड। अब जैसे देखिए द सन शाइन्स, चमकने का काम द नहीं कर रहा है, सन कर रहा है, तो सन बना हेड वर्ड। लेकिन सन को क्वालिफाई कोई कर रहा है, कोई है जो क्वालिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी बताने की कोशिश कर रहा है, उसे लिमिट में लाने की कोशिश कर रहा है। जैसे द, यहां बॉयज हेड वर्ड है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको क्वालिफायर का काम करने के लिए कौन आ गया? सम आ गया। इसी तरीके से हम और देखते हैं कि जब हमारे सब्जेक्ट में मोर देन 2 वर्ड्स आने लगे, अभी तक देखिए 2 वर्ड्स हैं, एक क्वालिफायर है, एक वर्ड है, हेड वर्ड है। इसके पहले क्वालिफायर नहीं है, केवल हेड वर्ड आया। अब आगे बढ़ते हैं। डिटर, अगर मोर देन 2 आए, 1 2 3, अब यहां से प्रेडिकेट का पार्ट शुरू है। तो अगर 3 पार्ट्स आते हैं तो आप देखेंगे ये वाला हिस्सा डिटरमिनर कहलाएगा या डिटरमाइनर हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरा वाला पार्ट एडजेक्टिव होगा और ये हेड वर्ड होगा। अब सवाल ये है कि एडजेक्टिव जो है वो क्यों? क्योंकि नाउन की क्वालिटी, कैट क्या है? नाउन है। एक बात याद रखिएगा, जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जो हेड वर्ड होगा, जो मेन सब्जेक्ट होगा, वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा या उसके इक्विवेलेंट होगा। नाउन या प्रोनाउन होगा या उसके इक्विवेलेंट होगा। बात समझिए आप। यहां पर देखिए कैट क्या है? नाउन है। यहां पर मान लीजिए इट आया होता, प्रोनाउन है। अब नाउन होगा या उस प्रोनाउन होगा या उसी के इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट का मतलब नाउन या प्रोनाउन के जैसा बिहेव करेगा। अब एक उस पर बहुत लंबा डिस्कशन है कि नाउन, प्रोनाउन या उसके इक्विवेलेंट कौन कौन से हो सकते हैं। अगर आज बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बना तो डिस्कशन कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया तो आपको फिर हम उसे उस सब्जेक्ट के, आपका सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। न्यू लेक्चर विल बी अपलोडेड, एक नया लेक्चर आपको दिया जाएगा। तो आज अभी देखते हैं कि अगर किसी भी सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स बाहर आते हैं तो पहला बनेगा डिटरमिनर, दूसरा बनेगा एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव? क्यों? इसलिए क्योंकि यहां पे नाउन है, यहां पर नाउन है, नाउन की वजह से एडजेक्टिव मूव कर रहा है। यहां देखिए ओल्ड मैन, मैन क्या है? नाउन है। यहां देखिए एडजेक्टिव है, ये देखिए आपका डिटरमिनर है। मीन्स जस्ट आई वॉन्ट टू कन्वे दिस मैसेज, इफ यू आर गेटिंग मोर देन 1, more than 2, so if you are getting 3 words, then first word will be determiner.
and a second word will be adjective and third word will be noun means head word। यानी ये कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, साथ ही साथ प्रोनाउन भी हो सकता है या उसके इक्विवेलेंट हो सकता है। इस पर डिस्कशन बाद में। अब देखिए द ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल क्या है? हेड वर्ड है। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। द क्या है? क्वालिफायर है। अब एक चीज आप समझिए, कभी कभी क्या होगा ना, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे और उसके बाद भी कुछ आएगा। चलिए उस पर भी टेबल पे वर्कआउट कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद भी आएगा लेकिन प्रेडिकेट के पहले आएगा। ध्यान देना, ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, लेकिन इस प्रेडिकेट के पहले यानी इस नाउन या प्रोनाउन के बाद कुछ हिस्सा फिर आएगा, उसको भी समझना। क्योंकि अब मैं इसको क्यों बता रहा हूं कि इतना डीप में जाने की क्यों जरूरत है, क्योंकि जब सेंटेंस रीअरेंज करने के लिए आते हैं तो एकेडमिकली देखें, एकेडमिक में देखें तो देखेंगे बोर्ड एग्जाम्स में या होम एग्जाम्स में ये सेंटेंस जंबल वर्ड्स को अरेंज करना, रीऑर्डर करना क्वेश्चन आता है। अब आते हैं गवर्नमेंट जॉब में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीअरेंज करने का क्वेश्चन आता है। अगर आपको नहीं पता कि फर्स्टली व्हाट विल बी पुट, तो फर्स्टली यू विल पुट डिटरमिनर, देन adjective will be placed and after that head word will be placed, and suppose head word के बाद भी after head word and before predicate अगर फिर कुछ आएगा तो उसको वहां रखा जाएगा। लेकिन कैसे, आगे देखते हैं इसको एक नए टेबल में, और इस नए टेबल में आपको दिखाते हैं ये हिस्सा आपका। देखिए, यानी अब आप देखेंगे यहां पर द भी आया, डिटरमिनर यू आर गेटिंग, नो डाउट, एडजेक्टिव एग्जैक्टली मिल रहा है, हेड वर्ड मैन मिल गया, नाउन मिल गया, नाउन मिल गया। अब जरा आप सोचिए यहां पर आइए, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, वो बूढ़ा व्यक्ति कोने में खड़ा हुआ, कोने में खड़ा हुआ, कौन? और ये नाउन, नाउन है ये, और नाउन की क्वालिटी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये व्यक्ति कहाँ खड़ा हुआ है? कॉर्नर में खड़ा हुआ है, द ओल्ड मैन स्टैंडिंग। अब ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये तो लाफ्स क्या है? वर्ब है ये वर्ब है, प्रेडिकेट है, हिस्सा है। आप देख रहे हैं इस प्रेडिकेट के पहले, इस प्रेडिकेट के पहले ये वाला हिस्सा आया हुआ है, तो इधर का कनेक्शन प्रेडिकेट से नहीं है, क्योंकि ये प्रेडिकेट के पहले आ रहा है, तो किससे कनेक्ट करेगा? बार बार इससे कनेक्ट करेगा, यानी इस वाले हिस्से से कनेक्ट करेगा, इस वाले हिस्से से कनेक्ट करेगा। तो जब आप देखें स्टैंडिंग इन द कॉर्नर मैन, सिटिंग इन द कॉर्नर गर्ल, लिविंग इन दिल्ली सिस्टर, देख रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके जो फर्स्ट टाइम लर्निंग कर रहे हैं और वो लोग जो लर्न कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बट दे हैव फॉरगॉटन, तो उनके लिए भी कितना जरूरी है। एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड दोज हु आर लर्निंग हाउ टू स्पीक, these things play very vital role for conversing, even qualifying competitive exams, even when if you are in academic। तो आप समझिए कि सब कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, कैसा स्ट्रक्चर है ये, कितना डीप में स्टडी हो रही है। और आई प्रॉमिस कि आप पढ़ते रहिए ना, एक एक चीज आपको मैं समझाऊंगा। आई विल मेक यू ईच एंड एवरीथिंग, बट यू मस्ट हैव दैट पेशेंस एंड यू मस्ट हैव दैट रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी सो दैट यू कैन गेट इट। तो आप बिल्कुल एकदम फोकस्ड होके पढ़िए और सिर्फ फॉलो करिए। आप देखिए, फिर आपके सारे कंसेप्ट ना क्लियर हो जाए तो कहिए। अब देख रहे हैं डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड, और ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्या है? जैसे अगर मैं आपसे एक एग्जांपल दूं, जैसे लिखा है आई हैव अ गोल्डन रिंग, आई हैव अ गोल्डन रिंग, मतलब क्या होगा इसका? मेरे पास एक सोने की अंगूठी है। तो यहां पर रिंग क्या है? यहां पर रिंग जो है ना, वो आपका
नाउन है, यहाँ पर रिंग क्या है, नाउन। ठीक, तो अब नाउन अगर है तो गोल्डन क्या है, एडजेक्टिव। किसकी क्वालिटी बता रहे हैं, नाउन की। तो एडजेक्टिव आपको पता है कि एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन की क्वालिटी या प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करता है। तो यहाँ पे गोल्डन। अब इसी को थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आई हैव अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। अब मेड ऑफ गोल्ड किसके बाद आया है, रिंग के बाद। यानी यहां पर आई हैव अ रिंग, रिंग क्या है, नाउन। रिंग क्या है, नाउन। नाउन किससे बना है, मेड ऑफ गोल्ड। अंगूठी किसकी बनी हुई है, सोने की। अब इसमें देखिए क्या है, 1 वर्ड, ऑफ 2 वर्ड, गोल्ड 3, 1 2 3। तो ये ग्रुप है। फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसको मॉडिफाई कर गए, रिंग को। और रिंग है क्या, नाउन है। यहां पे देखिए स्टैंडिंग 1, इन 2, द ये, और कॉर्नर 4, 1 2 3 4। ये क्या है, ये ग्रुप है। क्या है ये ग्रुप है। और ये ग्रुप, पूरा ग्रुप मिल करके किसको मॉडिफाई करने की तरफ भाग रहा है, मैन को। और मैन है क्या, नाउन है। तो जब पूरा ग्रुप मैन की तरफ भाग रहा है, और नाउन की क्वालिटी बताने की पावर किसके अंदर होती है, एडजेक्टिव के अंदर होती है। और जब कई वर्ड मिल करके एडजेक्टिव बताने, क्वालिटी बताएं, तो उसे बोलते हैं फ्रेज, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज। इसी तरीके से कई वर्ड मिल करके नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं, एडजेक्टिव फ्रेज है। कई वर्ड मिल करके वर्ब की क्वालिटी बताने लगे, एडवर्ब फ्रेज है वो। इसी तरीके से कई वर्ड आपस में मिलके नाउन है वो, अकेले वो नाउन फ्रेज है वो। अब जरा आप सोचिए तो कितना डीप में हो जाता है सब्जेक्ट, बहुत डीप में हो जाता है। इसलिए अब इतना अगर आपको समझ, एक चीज हिस्सा है, आप एक बार फिर से ध्यान लीजिएगा कि सब्जेक्ट का जान लेना बहुत जरूरी है। अगर इंग्लिश में अगर आपको कुछ भी समझना है तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इन तीनों को आप एकदम फिंगर टिप पे करिए अपने, एकदम बढ़िया से। जस्ट क्रिएट दैट स्ट्रेंथ इन यू सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई वेयर इज सब्जेक्ट, वेयर इज वर्ब, वेयर इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे होते हैं, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे ये काम करता है, वर्ब का पैटर्न कैसे चलता है। जस्ट स्टे ट्यून्ड, कनेक्टिविटी बनाए रखिए, और एक एक चीज़ आपको मैं बताता जाऊंगा, और कुछ समय के बाद आपको फीलिंग आएगी नाउ रियली आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि अब आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैं कह रहा था कि ज़्यादा चूँकि फिर से एक बार काफ़ी समय हो चुका है, तो टुमारो, कल एक नया लेक्चर में आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके, जो यहाँ पे छूट रहा है, देखिए, our subject can be noun, pronoun, phrase, gerund, clauses. अब देख रहे हैं, and adjective. Tomorrow we will have a sound or healthy discussion on these things. तो तब तक के लिए वेट करिए, और आप ये जो कल का वीडियो आज का वीडियो लेक्चर्स, आप इनको बड़े केयरफुली, क्योंकि हर डे का वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको लगता है तो कुछ समय स्पेंड करिए, जस्ट विद मी, स्पेंड सम टाइम एंड जस्ट स्पेयर सम टाइम एंड यूटिलाइज, जस्ट वॉच एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिटेल विल बी गिवन ड्यूरिंग द लेक्चर। मुझे पता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं और आप उनको फेस करिए। आई जस्ट अश्योर यू कि आप कुछ समय के बाद यू विल हैव दैट स्ट्रेंथ इन यू टू ईजिली यू कैन क्रैक, easily you can qualify, easily you can understand, flying color marks also you can obtain। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट आप साथ में बने रहिए, पेशेंस बना के देखते रहिए, और कल एक खूबसूरत से लेक्चर के साथ इन सब पर डिस्कशन करेंगे और कुछ नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो आप मिलते हैं फिर कल। आई होप कि ये सेशन अच्छा रहा होगा, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। आप इनको देखिएगा, समझिएगा। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू वेरी मच।